ये प्रियंका है यहाँ पर, प्रियंका सांगुड़ी। प्रियंका। हाँ, मैं हूँ यहाँ पर प्रेजेंट। हाँ, एक मिनट, तुम वो कल्पना मैम कह रही ना मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, तो ओके। मैंने उनको दोबारा लिंक भेज दिया है। हम्म। देखना अगर वो ज्वाइन कर रही नहीं कर रही तो उनसे कांटेक्ट करना जरा, लिंक तो मैंने भेज दिया है। ओके ओके। अभी अभी फोन आया था उनका, एक बार जरा ओके। लिंक तो वही है, वो कह रही पता नहीं मैं ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। देखती हूँ फिर, अगर कर पाएंगी तो ठीक है, हाँ, अदरवाइज। एक बार देखो अभी हो जाए तो, नहीं तो एक बार कांटेक्ट करो, लिंक तो वही है, सब लोग उसी से ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तो नहीं करा मैंने। पा रही हूँ। क्योंकि रिसोर्स पर्सन का समय बहुत कीमती होता है, हम सभी जानते हैं।
आज मैं पुनः 10 दिवसीय श्रृंखला लेक्चर सीरीज की जो हमारी चल रही है, इसके 8th डे में, यानी आज 8वां दिन है। इस दिन मैं पुनः सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स का, कोऑर्डिनेटर इस प्रोग्राम की डॉक्टर अनीता जोशी का, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सविता भंडारी, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस प्रोग्राम के जो बनाए हैं डॉक्टर टीसी पांडे, डॉक्टर रेणु रावत, डॉक्टर तनुजा मिल्कानी, डॉक्टर अपरा गोयल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्फ फाइनेंस बीएड, and other members of this program. Along with, I welcome all the participants, those who are joining this program from the day first. I welcome them. I welcome today's resource person, Dr. Kalpana Patni Lakheda. I think this is the full name. Kalpana Patni Lakheda. I welcome her. Thank you, ma'am. In this lecture series, and she has given us her valuable time to deliver a lecture in this platform, virtual platform. We are very thankful to her. And the topic in which she is going to discuss, this is inclusive education, Samavesi Shiksha. It's a very important, it's a very interesting topic because in B.Ed 4th semester, our course is Education in Contemporary Indian Society का हमारा कोर्स है, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इंक्लूसिव एजुकेशन नाम से स्पष्ट है, सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य और विशिष्ट, या हम फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे जिसे कह रहे हैं, उनको सम्मिलित करके सभी की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देना ही, शिक्षा प्रदान करना, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। ये इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में मैडम इसमें बहुत विस्तार से हमें बताएंगी कुछ न्यू एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे दे रही हूँ। इसमें 2 शब्द यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। एक तो है बिना किसी भेदभाव के, इस बात को ध्यान रखा जाना है। दूसरा है सबकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर, क्योंकि सबकी अपनी पोटेंशियलिटी होती है, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है, सबकी क्षमताओं में को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उसमें एक अधिकार है, एक राइट है, दैट इज समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी का जो अधिकार है, उसके अंतर्गत हम इसको कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन। और हम ये सभी जानते हैं कि बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं, जिन बच्चों की आज हम बात करने जा रहे हैं। और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके, एक उपयोगी ज़िंदगी जी सके, और वो किसी पर निर्भर ना रहे, ये हम सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है। हम सभी एजुकेशनिस्ट की, जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं लोग हैं, सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमने उन्हें ऐसी खुशहाल ज़िंदगी प्रदान करनी है। चैलेंजेस बच्चों के सामने भी आते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे वो दूर कर पाएँ, कैसे उनका सामना कर पाएँ, उस सामना करने की योग्यता का विकास, उनके समग्र विकास और उनको सशक्त बनाने में हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जो उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। तो हमने देखा कि पिछले कई दशकों से विश्व स्तर पर बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके। और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इससे संबंधित जो भी पूर्वाग्रह समाज में व्याप्त हैं, जो समाज में फैले हुए पूर्वाग्रह हैं, क्योंकि हमने इसको सोशल स्टिग्मा भी कह रखा है, कहीं ना कहीं हम इन बच्चों से दूरी बना कर रखते हैं, तो जो व्याप्त है उसे दूर करने के भी प्रयास जो है, उनको उनका गरिमामय स्थान दिलाना, उनकी योग्यताओं के साथ उन्हें उनकी जगह दिलाने के लिए भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। कहना चाहिए छोटे से छोटे स्तर से और बड़े से बड़े स्तर तक इन प्रयासों में सभी संलग्न हैं। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे जो है आज भी एक्सक्लूजन की ओर हैं। मीन्स इंक्लूड जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, समावेशित करने की जो हम बात कर रहे हैं, उससे अभी वो दूर हैं। और क्योंकि
उनको अलग वातावरण, जो उनकी संभावनाएं हैं, जो उनकी मीन्स डिजायर्स हैं, जो उनकी नीड है, उनको कहीं ना कहीं आज भी अनदेखा किया जा रहा है। उनको एकीकृत रूप में शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। तो ऐसे क्या चैलेंजेस हैं, ऐसी क्या मीन्स कहना चाहिए कि ऐसा परिदृश्य हमें दिखाई दे रहा है अपने आसपास कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं? क्योंकि आपने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की है, या इससे संबंधित मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2009 में जो हमारा ये समानता का अधिकार के संदर्भ में जो राइट टू एजुकेशन की जो हमने बात की, ये आया, और इस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट हमारा आ चुका है, और REWD एक्ट 2016 में बनाया गया, जिसमें समावेशी शिक्षा के अधिकार को मान्यता मिली है। तो ये सब एक्ट हमारे बीच में है, फिर भी हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। क्या ऐसी चुनौतियां हमारे सामने हैं? इसी विषय पर आज हमारे बीच में डॉक्टर कल्पना पत्नी लखेड़ा हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि इस विषय पर, जो कि मीन्स जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के पर्सपेक्टिव में इंक्लूसिव एजुकेशन पर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इससे पहले, बिफोर इन्वाइटिंग हर, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन डॉक्टर प्रियंका सांगुड़ी, फैकल्टी ऑफ सेल्फ फाइनेंस BEd, just to come and give brief introduction of Dr. Kalpana Lakhera. Over to you, Priyanka. Thank you, ma'am. Good morning, all the highly obliged, highly intellectuals present here, and I'm feeling very much pleasure because you have given me such a important chance to introduce Kalpana ma'am, and I know her personally also, and she is very helpful and kind lady, and she has helped me whether in the duration of my PhD also. And good morning Kalpana ma'am, and welcome here. And now I am going to introduce her, Dr. Kalpana Patni Lakhera, and she is assistant professor in UOU, that is Uttarakhand Open University, and she has joined this university in December 2017. And she has presented various articles, she has published papers and 7 international and national seminars, workshops, conferences, and her 18 papers are published in various national, international journals and edited books. And she is very much dedicated in her work, and she has also delivered various lectures, invited lectures, and as she is presenting here today also, and her field of interest is teacher education, inclusive education, obviously one of that, and education technology. And I welcome you here, ma'am, and request you to present your presentation and give us the knowledge of that particular topic to us as well as all the participants. Welcome, ma'am. Thank you, Priyanka. Welcome, Now, ma'am. madam, you are invited to just present your lecture. Thank you very much, ma'am. Thank you. Respected organizing team, dear scholars, the topic of my presentation is inclusive education with special reference to NEP 2020. तो मैं कुछ अपना ये PPT शेयर करना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा इसको शेयर करूँ। आप कर रही हैं शेयर? यस मैम, एक मिनट। आप करिए। Ma'am, is my screen visible? Your screen is visible. Yes.
No, ma'am, I think my screen is not visible. My PPT is not visible, I think. The PPT is not visible, but screen Yes, of your yes. laptop, it No, is no. visible. Yes. You just try. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I think my screen is not sharing. Ma'am, I think there is some problem in sharing the screen. Can I start my lecture? Yes, yes. Without presentation. Yes, ma'am. I think there is some problem in sharing the screen. Okay. Otherwise, you can send me mail, no? Yes, yes, yes. I will share it. That's why I have already I'm taken. trying to share the PPT, but here I think there is some problem. Ma'am, Without try to wasting share. You, Try to share on a window. प्रेजेंट स्लाइड में विंडो आप शेयर करेंगे तो आपका फिर जो आपका पीपीटी है आप उसको शेयर कर पाएंगे। एक मिनट है। हाँ जी। yes, now it is visible. यस ओके, थैंक यू मैम। स्लाइड शो में जाके इसको ओके मैम, इज माय स्क्रीन विजिबल? नॉट ओह सॉरी, सॉरी मैम, सॉरी। इससे पहले विजिबल हो रही थी। यस यस। मैम अब स्क्रीन विजिबल है? हमारा जो टॉपिक है, मेन हमारा जो टॉपिक है, तो हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन को एक तरह से हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कंटेक्स्ट में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट इज नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट आर वेरियस प्रोविजंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो थोड़ा हम स्टार्ट करेंगे कि जो NEP 2020 है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है इक्विटी एंड इंक्लूजन पर, कि किस तरह से हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन को एक बेटर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रोविज़न हमारे NEP 2020 में है। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन द गोल फॉर SDG 4 ऑफ द
जो आप लोग जानते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल 4 है, गोल 4 ये है कि दैट इज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है कि वो इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि इस फील्ड में वो एक काम करेगा कि किस तरह से वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकेगा, या वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उनको अचीव करने में वो क्या उसके क्या इस तरह के इसके प्रोविजंस होंगे, क्या उसकी व्यवस्थाएं होंगी, और किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को फोकस कर पाएगा। तो ये बात समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको अलाइन किया गया है हमारे एजुकेशनल गोल्स के साथ। तो the global education development agenda reflected in the goal SDG 4 of the 2030 agenda for sustainable development adopted by India in 2015। हम इसको ऑलरेडी 2015 में ही अडॉप्ट कर चुके हैं। किसके लिए? टू सीक इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। हम 2015 में ही इस जो SDG के जो गोल है इनको अडॉप्ट कर लिया है हमने, कि हम 2030 तक एक इंक्लूसिव सोसाइटी को डेवलप कर पाएंगे, और एक हम इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन को हम अचीव कर पाएंगे कब तक? 2030 तक। तो इसके लिए क्या चीज़ है कि जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्फसाइज करते हैं कि किस तरह से हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन को, हम एक इक्विटी एंड इंक्लूजन को अपनी हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर हम किस तरह से अप्लाई कर पाएँ, किस तरह से हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है किस प्रकार फंक्शन करें कि हम एक इक्विटेबल सोसाइटी की ओर बढ़ें। तो जो NEP 2020 है वो कहती है कि मोर HEIs shall be established and developed in under sub regions to ensure full access, equity and inclusion। तो देखिए यहाँ पर ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि जो हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे ऐसी जगहों में जहाँ पर क्या है अंडर सब, मीन्स जहाँ अभी तक शिक्षा की पहुंच नहीं हो पाई है, जहां पर हम क्वालिटी हायर एजुकेशन नहीं दे पाए हैं, उन एरियाज को हमने फोकस करना है। किसके लिए? टू इंश्योर फुल एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन इन फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है। There shall be by 2030 be at least one large multidisciplinary HEI in or near every district। अब देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक प्रोविजन यह है कि हमें 2030 तक हर जिले में हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है जो मल्टीडिसिप्लिनरी होगा और जो क्या करेगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन को हम फोकस कर पाएंगे, हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी को डेवलप कर पाएंगे, हम क्वालिटी हायर एजुकेशन की ओर बढ़ पाएंगे। इसके लिए 2030 तक हर डिस्ट्रिक्ट पर हमें एक मल्टीडिसिप्लिनरी HEI को इस्टेब्लिश करना एक हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है। जब हम प्रोविजंस ऑफ न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अध्ययन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रोविज़न है कि 2030 तक हमें हर डिस्ट्रिक्ट पर एक मल्टीडिसिप्लिनरी HEI को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, जहाँ पर शिक्षा कैसी दी जाती हो, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, या तो वो लोकल और इंडियन लैंग्वेज पर हो या बाइलिंगुअल। लोकल और इंडियन लैंग्वेज को तो फोकस करना ही करना है। अब उस पर ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, या तो उस पर लोकल लैंग्वेज पर एजुकेशन दी जा रही हो या किसी इंडियन लैंग्वेज पर, और साथ ही बाइलिंगुअली भी वहाँ पर एजुकेशन दी जा रही हो। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इंक्लूजन क्या है, तो डिफरेंट टाइप का इंक्लूजन की हमें ज़रूरत है। इंक्लूजन क्या है कि देखिए जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो क्वालिटी एजुकेशन के फील्ड में अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अभी हम काफ़ी पीछे हैं।
जो हम ग्लोबल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हम इसमें बहुत अभी हमारी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग पोजीशन नहीं है। तो हमको देखिए जो 21 सेंचुरी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके प्रोविजंस को हम इफेक्टिवली हम इसको क्या कर पाएँ, इसको एक कार्य रूप दे पाएँ। और इसका एम क्या है कि देखिए द एम विल बी टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% टू 50% बाय 2035। देखिए 2018 में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 26.3 है, जबकि हम चाहते हैं कि जो हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 2035 तक हमारा कितना हो जाए, 50% हो जाए। तो इसको भी हम एक तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा हम क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि ये भी एक तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविज़न है कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन को, एक इंक्लूसिव सोसाइटी को डेवलप करने के लिए ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये प्रोविज़न है ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें 2035 तक 50% हमारा GER हायर एजुकेशन में हमें अचीव करना है। अब ये बात आती है कि जो हमारा जो हायर एजुकेशन में हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कैसे बढ़ेगा, किस तरह से हम अपने जो एक्सपेक्टेड हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम कैसे पा पाएंगे। इसके लिए देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो प्रोविजंस हैं वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेस देते हैं। और जब हम देखें आज के समय की जो स्थितियां हैं, जो कोरोना से उत्पन्न स्थितियां हैं, इससे हमें देखिए एक तरह से हमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हमें बना दिया है। और जो एक हमारे समक्ष एक चुनौती आई थी उस चुनौती में देखिए अगर हम इसको पॉजिटिवली अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे अवसर भी हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं। और जो 21वीं सदी की आवश्यकताएं हैं वो जो आज हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आज जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो हम 21 सेंचुरी लर्नर्स के लिए हम एजुकेशन की बात करते हैं। तो जो 21 सेंचुरी के जो लर्नर हैं इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है जो कि हम अभी कुछ दशक पहले की अगर हम स्टडीज को देखें या अपने शिक्षा व्यवस्था को देखें तो मुझे लगता है कि हम जो टाइम है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की डिमांड्स हैं वो डे बाई डे बहुत स्पीडली चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की। तो देखिए इंस्टीट्यूशन विल हैव द ऑप्शन टू रन ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड दे आर accredited to do so in order to enhance their offerings, improve access, increase GER and provide opportunities for lifelong learning। जब हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे हैं तो एक तरह से हम किसकी बात कर रहे हैं, SDG 4 को अचीव करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो SDG 4 है वो उसका मेन कंसर्न ही यह है कि हम किस तरह से एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर पाए और किस तरह से हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अचीव करने के लिए अपनी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसको हम किस तरह से स्ट्रेंथन करें। All ODL programs and their component leading to any diploma or degree will be of standard and quality equivalent to the highest quality programs run by HEIs on their campuses. Top institution accredited for ODL will encourage and supported to develop high quality online courses. Such quality online courses will be suitably integrated into curricula of HEIs and blended mode will be preferred. अब देखिए जब हम बात करते हैं कि जब हम GER को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक जब हम आज की आवश्यकताओं को हम देखते हैं तो हमारा एक मेन कंसर्न हो जाता है कि अवर प्रोग्राम शुड बी हाईली क्वालिटेटिव। जो हमारे जो प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं, जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पर जो है क्वालिटी में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है और जो भी हमारे कोर्सेज हैं वो हाई क्वालिटी के हों, तभी वो हमारे जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाएंगे। जब हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं तो वो जो प्रश्न चिन्ह है स्वाभाविक है, जो हमारी सोसाइटी है इसका जो अवेयरनेस का लेवल है वो बढ़ रहा है,
हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के बहुत सारे तरीके हैं। तो जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा डेवलपिंग स्वाभाविक है, जो इससे कि जो हमारी सोसाइटीज होती है वो डेवलपिंग होती है। तो यहाँ पर हमें क्वालिटी हमारा मेन कंसर्न है। तो हमारा जो हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी हम कोर्सेज रन करें उसमें जो क्वालिटी है उसको हमें कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो क्वालिटी है हमारी वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी हाई। Such quality online courses will be suitably integrated into curricula of HEIs and blended mode will be preferred। देखिए यहाँ पर हम ऑनलाइन मोड पर भी हमारी शिक्षा चल सकती है और ऑफलाइन पर, और ज़्यादा प्रीफर मिलेगा कि हम दोनों ब्लेंडेड मोड में जब हम अपने एजुकेशन को रन करते हैं, दैट इज नोन एज ब्लेंडेड मोड। तो ब्लेंडेड मोड जो है आज समय की बहुत आवश्यकता है। कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि जो किस तरह से बदली परिस्थितियों में किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, किस तरह से नए विकल्प हमारे सामने में जो उपलब्ध हैं उनको हम किस तरह से एक ऑप्टिमली उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करके अपने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरह से गेन कर सकें। उसके लिए हमें जब हम देखें कि सर जो वर्चुअल हमारा जो इंटरेक्शन अभी हो रहा है ये भी एक एक्सपेरिमेंटेशन है, ये भी हमें एक एविडेंस दे रहा है कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम्स को ऑनलाइन मोड पर चला सकते हैं और हम इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में जब हम कि जो मेन बात होती है कि इसका मेन कंसर्न होता है यूनिवर्सिटीज। तो जो यूनिवर्सिटी के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये कहती है कि जो यूनिवर्सिटी का मेन का अर्थ है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग है, जो उच्च शिक्षा का एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है, दैट इज नोन एज यूनिवर्सिटी। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो ये कहती है कि जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटी में मेनली क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, और जो हाई क्वालिटी की टीचिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज होती हैं वो सारी यूनिवर्सिटी में रन होती हैं। तो अब जो अभी तक क्या था कि जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी, इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो ये सारे शब्द रिप्लेस कर लिए जाएंगे किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा। और लेकिन जो इस तरह के संस्थान होंगे उनको सारे जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी उनको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, जो कि हायर एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो हायर एजुकेशन के डिसेमिनेशन के लिए और क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए निरंतर कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे जो हम अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इंक्लूसिव का मतलब है कि एक समग्र रूप में। इंक्लूजन क्या है कि जब हम बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन, कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, तो यहाँ पर जब हम उस हर बच्चे की शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो हर बच्चे की हम क्या करते हैं, इंडिविजुअलिटी को हम रेस्पेक्ट करते हैं। जब हम हर बच्चे को रेस्पेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसकी नीड्स भी डिफरेंट होती हैं, उसके चैलेंजेस भी डिफरेंट होते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें कि हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन को अचीव कर सकें, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बना सकें। तो इसके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो कहती है कि शिक्षा क्या है। A holistic and multidisciplinary education would aim to develop all capacities of human beings। हमें क्या है, ह्यूमन बींग्स की हर कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है। कैसा डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड मॉरल, इन सबका हमने एक इंटीग्रेटेड मैनर में जब हम इन सबके डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं या जब हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं, that is our main aim of National Education Policy 2020। अब हम जब बात करते हैं कि ऐसी शिक्षा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करे, एस्थेटिक डेवलपमेंट करे, सोशल डेवलपमेंट करे, फिजिकल डेवलपमेंट करे, इमोशनल डेवलपमेंट करे, मॉरल डेवलपमेंट करे, और जब हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन राइट इज राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, तो यहाँ पर हम हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी का रेस्पेक्ट कर रहे हैं
और जो हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी है उसको रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं तो देखिए, सच एन एजुकेशन विल हेल्प डेवलप ऑल राउंड इंडिविजुअल्स that possess critical 21st century capacities in field across the art, humanities, language, science, social science and professional, technical and vocational field and ethics of social engagement, soft skills such as communication, discussion and debate. जब हम जो हमारी जो वर्तमान में चली आ रही शिक्षा व्यवस्था है, इसको अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक तरह से हम यूनिटरी हम एस्पेक्ट की ओर थोड़ा सा फोकस करने की हम एक यूनिटरी एस्पेक्ट को फोकस करते हैं। तो जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मुख्य लक्ष्य है कि वो है 21st सेंचुरी कैपेसिटीज को डेवलप करना, क्योंकि हमें ऐसे इंडिविजुअल्स की जरूरत है जो क्या हो, जिनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। अब वो क्या है उनका डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट किसी भी एरिया में हो सकता है। इट शुड बी आर्ट, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, प्रोफेशनल, टेक्निकल, वोकेशनल फील्ड, ठीक है। इसके साथ साथ ही देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा बच्चा विद्यालयों में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर आता है तो उनके अंदर क्या हो, एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, डिस्कशन की उनके अंदर जो एक क्वालिटी वो डेवलप हो, तो डिबेट की उनके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो कि एटलीस्ट वो अपनी बात को रख पाए। इन सारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो हमारी NEP 2020 है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इसी के माध्यम से हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, इनको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है कि लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विल फैसिलिटेट द मूव टुवर्ड्स हाई क्वालिटी होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है कि देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन कैरिकुलम एंड इंगेजिंग कोर्स ऑप्शन। दिस विल बी encouraged by increasing faculty and institutional autonomy in setting curricula. Pedagogy will have an increased emphasis on communication, discussion, debate, research and opportunities for cross-disciplinary and interdisciplinary thinking. अब जब हम बात करते हैं कि जो हमारी जो विजन है, हमारा क्या विजन है, हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये क्या डिफरेंट है अन्य नीतियों से, ये हम कहाँ पर डिफरेंशिएट करती है, ये कहाँ पर अंतर करती है। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका मुख्य फोकस ये है कि जो हमारा जो कैरिकुलम है, कैरिकुलम में क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। और जो हमारा कैरिकुलम होना चाहिए, इट शुड बी नीड बेस्ड और इट शुड बी इंगेजिंग, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड बी मोटिवेटिंग। तो जो हमारा कैरिकुलम है, कैरिकुलम में भी हमारे बहुत ज़्यादा इसमें रिफॉर्म होने की ज़रूरत है कि तभी जो हमारा वही कैरिकुलम हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है कि वेयर देयर इज मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड विच इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग, विच इज़ मच मोर इंगेजिंग एंड। और जो हमारी जो फैकल्टी है और उसको क्या है, एक तरह से ऑटोनॉमी हो कि वो अपना कैरिकुलम को सेट कर पाए। तो ये सारी चीज़ों का प्रोविजन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। अब हम जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारा मेन फोकस ये है कि जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे स्टूडेंट, लर्नर्स मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा दूर रह गए हैं, उन सबको हमें क्या करना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। क्योंकि हम जब डेमोक्रेटिक वे ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो और जब हम रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सोशियो इकोनॉमिक जो डिसएडवांटेज है वो कहीं से हर्डल नहीं है बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट में। लेकिन क्या होता है, आवश्यकता होती है कि जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस हैं इनको ओवरकम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की, एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है ताकि वो बच्चे, वो लर्नर्स जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन को बिलोंग करते हैं वो अपनी जो एक तरह से कहना चाहिए कि जो उनका जो लैगिंग है उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या है कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड रिक्वायर इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू मेक अ सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू हायर एजुकेशन। अगर हम अपनी स्टडीज को देखते हैं
तो हम ये पाते हैं कि हायर एजुकेशन तक सोशियो इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज सेक्शन होता है उसकी पहुंच क्या होती है, अभी तक उनकी पहुंच उनकी कम है, कंपैरेटिवली वो कम है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी जो कंडीशन इस तरह से है कि वो स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में ट्रांजिट नहीं कर पाते हैं, कि जो उनकी सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है वो उनको एक तरह से हर्डल पैदा करती है। तो उस हर्डल को ओवरकम करने के लिए हमें फर्दर रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, फर्दर सपोर्ट्स की जरूरत होती है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस विल thus be required to set up high quality support center and will be given adequate fund and academic resources to carry this out effectively। अब इन सारी चीजों को अगर हम प्रभावशाली ढंग से ओवरकम करने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें फंड की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो जो हमें जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको क्या करना है, हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना है, और जो फंड्स हैं, फंड का जो रेशो है उसको हमें क्या करना, इन्हांस करना है। तभी हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन को या इंक्लूसिव सोसाइटी को डेवलप करने के रास्ते पर आगे की ओर बढ़ पाते हैं। प्रोफेशनल एकेडमिक एंड करियर काउंसलिंग अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट एज वेल एज काउंसलर टू इंश्योर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। अब जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जो कोरोना से उत्पन्न स्थितियां हुई हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें एक तरह से हमें आईना दिखाया कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। यहाँ पर एक आत्ममुग्ध होने वाली स्थिति नहीं है कि जो कोरोना की स्थितियां थी, इन्होंने एक तरह से हमें जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ये हमें एक तरह से आईना दिखा रही है कि हमारी क्या अचीवमेंट है और हम क्या दावे करते हैं कि देखिए जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर हमें क्या कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पर हमें क्या होना है कि देखिए फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल वेलबींग, तीनों चीजों को हमने अपने एकेडमिक अचीवमेंट के साथ साथ फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल वेलबींग को भी फोकस करना बहुत जरूरी है। और जो डिसएडवांटेजनेस है या जो बैकवर्डनेस है उसको ओवरकम करने के लिए देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Financial assistance to students shall be made available through various measures. Efforts will be made to incentivize the merit of student belonging SC, ST, OBC and other SEDTs। तो देखिए जो हम अगर बात करते हैं तो SC है, ST है, OBC है, कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तरह से डिसएडवांटेज सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो डिसएडवांटेजनेस है उसको ओवरकम करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत जरूरत होती है, तभी वो बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ को ट्रांजिट कर पाते हैं। अब जब जो हमारी अभी तक जो इस फील्ड में बहुत सारी हमारी स्कॉलरशिप की जो प्रोविजंस थे, स्कॉलरशिप के प्रोविजंस थे, लेकिन इसमें एक हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें हमारा ट्रैकिंग का कोई सिस्टम नहीं था कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते थे, सपोर्ट प्रोवाइड होती थी, लेकिन बच्चों की ट्रैकिंग नहीं होती थी कि वो बच्चे अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचे हैं। तो इसके लिए देखिए द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल विल बी एक्सपेंडेड टू सपोर्ट, फोस्टर एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग स्कॉलरशिप। स्वाभाविक है अगर हम जब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उनकी पोजीशन को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो प्राइवेट HEIs है, इनको भी इस फील्ड में काम करने की बहुत आवश्यकता है और उनके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको भी इस फील्ड में काम करना आवश्यक है होगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होगी इसके अनुपालन में। अब हम बात करते हैं कि जब एंट्री और जो हमारा जो एंट्री का जो सिस्टम है हायर एजुकेशन में, जो एंट्री इनटू क्वालिटी हायर एजुकेशन कैन ओपन अ वास्ट एरिया ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट कैन फुलफिल बोथ इंडिविजुअल एज वेल कम्युनिटीज आउट ऑफ साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज। क्यों हम बात करें कि हायर एजुकेशन की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? जो हायर एजुकेशन है वो एक तरह से डिसएडवांटेजनेस को ओवरकम करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अब जब जो डिसएडवांटेज सेक्शन अगर वो हायर एजुकेशन में ट्रांजिट करता है तो स्वाभाविक है एक तरह से क्या है कि उनका जो इंक्लूजन है वो एक तरह से हमारी जो सोसाइटी को है उसको स्ट्रेंथन करता है और उनकी डिसएडवांटेजनेस को क्या करता है वो ओवरकम करता है।
For this reason, making quality higher education opportunities available to all individuals must be among the highest priorities. The policy envisions ensuring equitable access to quality education to all students with a special emphasis on SEDGs. The dynamics and also many of the reasons for exclusion of SDG from education system are common across school and higher education sectors. यहाँ पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमारे बच्चे क्या होते हैं स्कूल एजुकेशन में जो इंक्लूड हो पाते हैं, जब उनका इंक्लूजन जो है स्कूल एजुकेशन में होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हम बढ़ जाते हैं कि बच्चों का इंक्लूजन क्या होगा, हायर एजुकेशन की तरफ भी उसका रेशो बढ़ेगा। तो जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं या इंक्लूजन की बात करते हैं तो हमें हायर एजुकेशन के साथ साथ हमें स्कूल एजुकेशन को भी फोकस करने की आवश्यकता है। और ये सारे प्रोविजन हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रखे गए हैं कि हम हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के बीच में किस तरह से अलाइन कर पाएंगे और किस तरह से हम अपनी एजुकेशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। अप्रोच टू इक्विटी एंड इंक्लूजन मस्ट बी कॉमन अक्रॉस स्कूल एंड higher education. There must be continuity across stages to ensure sustainable reforms. जो reforms होंगे वो reforms हमारे sustainable होने चाहिए, ये हमारा basic need है. This is very mandatory for achieving goals of sustainable development. अब ये बात आती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए या एक इक्विटी इंक्लूजन के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा है वो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ये क्या क्या स्टेप्स लिए जाने हैं। देखिए इसमें से नंबर 1 है कि गवर्नमेंट फंड फॉर एजुकेशन ऑफ SEDGs, टारगेट्स ऑफ हायर GER फॉर SEDGs, enhance gender balance in admission to HEIs, enhance access by establishing more high quality HEIs in aspirational districts and special education zones containing large number of SEDG. Okay? जहाँ पर हमें आवश्यकता है, जो हमारे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ हमें ज़रूरत है स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाने की और हाई क्वालिटी HEIs को इस्टेब्लिश करने की, और इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाना है, देखिए डेवलप एंड सपोर्ट हाई क्वालिटी HEIs दैट टीच इन लोकल एंड इंडियन लैंग्वेज और बाइलिंगुअली। जो हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो लोकल लैंग्वेज में भी होगा, उसके साथ साथ इंडियन लैंग्वेज इसमें किया जा सकता है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो या तो लोकल हो या इंडियन लैंग्वेज पर हो या बाइलिंगुअली भी वहां पर एजुकेशन दी जानी आवश्यक है। प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप टू SEDGs इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट HEIs, conduct outreach programs on higher education opportunities and scholarship among SEDGs, develop and support technology tools for better participation and learning outcomes. अब ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे जो टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं उसका सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, इसका भी हमें इंक्लूजन करने की बहुत आवश्यकता है। अपने एजुकेशन सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी है वो एक ऐसा टूल है कि जो हमारी इफिशियंसी को भी बढ़ाता है, उसके साथ साथ इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाता है। और जो टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन था हमारी, ये ऐसा नहीं कि ये जो कोरोना से उत्पन्न स्थितियाँ हुई हैं इसी में ये ऑल ऑफ सडन ये चेंज हुआ और टेक्नोलॉजी हमारी एजुकेशन में इंक्लूड हुई। ये दशकों से ये प्रयास चले आ रहे थे, लेकिन जो हमारा सिस्टम है यहाँ बहुत मंद गति से काम होते हैं। तो जो ये जो टेक्नोलॉजी के इंक्लूजन के काम होने थे, इसका जो रेट ऑफ इंक्लूजन था वो बहुत ही स्लो था। लेकिन हुआ क्या कि जो ये बहुत लंबे दशकों से कोशिशें चली आ रही थी कि टेक्नोलॉजी हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग टूल के तौर पर इस्तेमाल की जाए। लेकिन क्या हुआ कि जो कोरोना से उत्पन्न स्थितियां हुई उसने क्या किया कि जो टेक्नोलॉजी के इंक्लूजन को था उसको एकदम से एक्सिलरेट कर दिया, और उसके सारे जो रिजल्ट्स हैं वो हम आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एक तरह से हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ा रही है और इफिशियंसी को भी हमारी बढ़ा रही है। क्योंकि जो इससे की उत्पन्न स्थितियां हैं इसमें हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो टेक्नोलॉजी ने हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया कि हम किस तरह से एजुकेशन के इन्हांसमेंट के लिए, डिसेमिनेशन के लिए किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल आप हम सब देख रहे हैं।
और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम टेक्नोलॉजी को एक स्ट्रॉन्ग टूल के रूप पर इस्तेमाल कर पाएं टू इन्हांस लर्निंग आउटकम्स। अब बात आती है कि HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या स्टेप्स लिए जाने हैं ऑन द लाइट ऑफ प्रोविजन 2020 mitigate opportunity cost and fees for pursuing higher education, provide more financial assistance and scholarship to socio-economically disadvantaged section, conduct outreach on higher education opportunities and scholarship, make admission process more inclusive, make curriculum more inclusive, increase employability potential of higher education programs। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाना है और जो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो ये एक तरह से क्या है, इस दिशा में किए जा रहे एक तरह से सूक्ष्म प्रयास हैं। इसके अलावा देखिए, डेवलप मोर डिग्री कोर्सेज टॉट इन इंडियन लैंग्वेज है बाइलिंगुअली, ensure all buildings and facilities are wheelchair accessible and disabled friendly, develop rich courses for students that come from disadvantaged educational backgrounds, provide socio-emotional and academic support and mentoring to all such students through sustainable counseling and mentoring programs. Ensure sensitization of faculty, counselor and students on gender identity issues and its inclusion in all aspects of HEIs, including curriculum. Strictly enforce all no discrimination and anti-harassment rules. Develop institutional development plans that contain a specific plan for action on increasing participation for SEDCs. अब हम बात करते हैं कि जब शिक्षा को जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर फिलोसफी ऑफ जो विवेकानंदा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विवेकानंद कहते हैं कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो व्यक्ति के अंदर एक परफेक्शन है उसका क्या है, मैनिफेस्टेशन होना है। उसके जो मैनिफेस्टेशन है उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो शिक्षा है मनुष्य के अंदर की पूर्णता का अभिव्यक्तिकरण का एक माध्यम है, एक जरिया है। Explaining the point, he says that knowledge is inherent in man. Knowledge is always inside, it does not come from outside. जो ज्ञान है वो अंदर से है और वो हर एक के अंदर से है। इसको क्या है, जो इनहेरेंट नॉलेज है इसको बाहर की ओर लाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। Vivekananda's definition of education is the expression already in man refers to a human being's potential. Potentiality means the range of abilities and talent, known or unknown, that man is born with potential. Potential speaks to possibility of awakening something that is lying dormant. जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो जो फिलॉसफी ऑफ विवेकानंद है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हम इंक्लूजन कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे उसकी बाधाएं किसी भी तरह की उसकी बाधा है, चाहे उसके पास फिजिकल चैलेंजेस है, चाहे सोसाइटल चैलेंजेस हैं, चाहे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। उन सारी चैलेंजेस को छोड़ के वो जो व्यक्ति के जो उसके गुण हैं, जो उसकी इंडिविजुअलिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके अंदर हर व्यक्ति के अंदर एक परफेक्शन है, एक पूर्णता है। उस पूर्णता का जो अभिव्यक्तिकरण है वही शिक्षा है। तो मुझे लगता है जो विवेकानंदा की फिलॉसफी है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के हमारे जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती हैं। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट नेगेटिव थॉट्स वीकन अवर माइंड। जो नकारात्मक विचार हैं वो एक तरह से हमारे मस्तिष्क को कमजोर करते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को क्या करना है, नेगेटिव थॉट्स को हमें पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करना है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो एक तरह से जिस तरह से अगर वो माइंड को वीक करते हैं तो इसी तरह से जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो माइंड को हमारा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, और एजुकेशन कैन नॉट बी इम्पार्टेड बाय नेगेटिव वर्ड्स, काइंड वर्ड्स आर नेसेसरी व्हाइल इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। If you speak kind words to children and encourage them, they are bound to improve in time. If you can give them positive ideas, children will grow up to be person to stand on their own legs. अब बात आती है कि
इंक्लूसिव एजुकेशन पर हम इतनी ज्यादा क्यों फोकस दे रहे हैं, क्या आवश्यकता है इंक्लूसिव एजुकेशन की? The world is undergoing a rapid change in the knowledge landscape with various dramatic scientific and technology. तो दुनिया बहुत तेजी से बदलती जा रही है, जो हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत तेजी से बदल रही हैं। तो जो तेजी से बदलता हुआ सिनारियो है, यहाँ पर अपने को अपने बनाए रखने के लिए और अपना जो है एक कंट्रीब्यूटरी रोल प्ले करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब हम देख रहे हैं कि राइज ऑफ बिग डाटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब जिस तरह से इनका जो एक स्कोप बढ़ रहा है, इसमें क्या है, जो अनस्किल्ड जॉब हैं वो एक तरह से क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे मशीन के द्वारा वो रिप्लेस कर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर ध्यान दिया जाए। Quickly changing employment landscape and global ecosystem, it is becoming increasingly critical that children not only learn but more importantly learn how to learn. आज समय की यह आवश्यकता है, जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं वहां पर केवल सीखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पर सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाए। एजुकेशन must move towards less content and more towards learning about how to think critically and solve problems, how to be creative and multidisciplinary, and how to innovative, adapt and absorb new material in novel and changing world. बहुत जरूरी है हमारी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की, क्यों कि हमें आज समय की आवश्यकता यह है कि हमें लेस कंटेंट मोर टुवर्ड्स लर्निंग हाउ टू थिंक। कंटेंट की बजाय हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कहाँ पर, हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू बी क्रिएटिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, हाउ टू इनोवेटिव, हाउ अडेप्ट, हाउ टू एब्जॉर्ब न्यू मटेरियल इन नोवेल एंड चेंजिंग फील्ड। इसका देखिए जो वर्तमान स्थितियां हैं, इसमें बहुत सारी चीजों के लिए हमें एक कहना चाहिए कि हमें जो वर्तमान स्थितियां हैं ये सारी चीजों के लिए प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म हमें दे रही है, और सभी लोग देख रहे हैं कि जो अभी की स्थितियां हैं इसमें एक रिजिड फॉर्म में या कंजर्वेटिव फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, और जो हमें किस तरह से हमें न्यू मटेरियल को, न्यू नॉलेज को, न्यू आइडियाज को अडेप्ट, न्यू आइडियाज किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, इसके लिए हमारे लिए जो है जो वर्तमान स्थितियां हैं ये हमें बहुत कहना चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग हमें रिफ्लेक्शन दे रही हैं कि हमारे लिए वर्तमान समय में परिवर्तन कितना आवश्यक है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कितना नितांत आवश्यक है, कि किस तरह से हम अपनी शिक्षा को लेस कंटेंट बेस्ड एंड मोर critically analysis based and problem solving and how to adjust in new situation को सिखाने में एजुकेशन हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इन सारी चीज़ों को फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि हम केवल एक जो हमारा कंजर्वेटिव तरीका हमारा एजुकेशन का चल रहा था उसको अप्लाई करके हम वर्तमान परिस्थितियों में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और जो परिस्थितियां हैं ये डे बाय डे चेंज होनी है। तो यहाँ पर हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो आमूलचूल परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द गैप बिटवीन करंट स्टेट ऑफ लर्निंग आउटकम, आज देखिए आपने भी मुझे लगता है न्यूज़पेपर्स में एक रिपोर्ट देखी होगी कि जो ग्लोबल सिनेरियो में अगर देखें तो इंडिया की पोजीशन बहुत ही कहना चाहिए असंतोषजनक स्थिति है लर्निंग आउटकम्स की। अगर हम बात करते हैं तो जो देखिए कि हमारे जो करंट स्टेट ऑफ लर्निंग आउटकम्स में जो हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसको हम कैसे पाट सकते हैं। Current state of learning outcome and what is required must be bridged through undertaking major reforms that bring the highest quality, equity and integrity into the system from early childhood care and education through higher स्थिति इसमें है। इसमें परिवर्तन करने के लिए, इसमें एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें जो शिक्षा है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से ही उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तभी क्या है हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर से हायर एजुकेशन तक जब पहुंचती हैं तो वहां पर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो पाते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन।
इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं? देखिए, एजुकेशन इज अ सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, प्राइमरीली इंक्लूजन एंड इक्विटी. Achieving an inclusive and equitable society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive and contribute to the nation. The education system must aim to benefit India's children so that no child loses any opportunity to learn and excel. आज हमारा जो प्राथमिकता यह है कि हमारा कोई भी बच्चा छूट न पाए सीखने के अवसरों से और अपनी जो उसके अंदर जो उसका पोटेंशियल है उसको बेस्ट उसका आउटपुट देने में बच्चे को कहीं पर भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या हर्डल पैदा न हो. इसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और यही इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पर्सपेक्टिव भी है. द अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. आज जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो जो हमारे फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको किस तरह से उन डिसेबिलिटीज़ के बच्चों को किस तरह से उनकी एजुकेशन होनी चाहिए. उनकी एजुकेशन के लिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में जो स्पेशल एजुकेशन का है प्रोविज़न है, इसकी बहुत आवश्यकता है और इसका प्रोविज़न रखा गया है. Along with gender sensitization and sensitization towards all underrepresented group in order to reverse their underrepresentation. जो उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए क्या है, हमें सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स की आवश्यकता है और जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है वो इसमें एक सकारात्मक इसमें परिणाम दे सकते हैं कि किस तरह से अंडर रिप्रेजेंटेशन को दूर किया जा सकता है. And there is an urgent need for additional special educator for certain areas of school education. और स्कूली शिक्षा में स्पेशल एजुकेटर्स की नितांत आवश्यकता है. Such specialist requirement include subject teaching for children with disabilities, दिव्यांग children at the middle and secondary school level, including teaching for specific learning disability. Such teachers would require not only subject teaching knowledge and understanding the subject-related aims of education, but also the relevant skill for understanding of special requirement of children. अब जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं या स्पेशल टीचर्स की बात करते हैं या स्पेशल टीचिंग की हम बात करते हैं तो जो ये इससे जो टीचिंग्स होती हैं वो एक तरह से स्किल डेवलपमेंट का काम करती हैं कि किस तरह से जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स वाले जो बच्चे हैं उनको किस तरह से उन बच्चों के साथ टीचिंग प्रोसेस को हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हम लर्निंग आउटकम्स को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं. उन बच्चों की क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट हैं, उन बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, क्या पेडागोजी उनको के लिए अप्लाई करनी है. इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए जो स्पेशल एजुकेशन का जो प्रोविज़न है वो बहुत महत्वपूर्ण है. और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट फॉर सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड रिक्वायर इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू मेक अ सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू हायर एजुकेशन. University and colleges will thus be required to set up high-quality support centers and will be given adequate fund and academic resources to carry this out effectively. There will also be professional academic career counseling available to all students as well as counselor to ensure physical, psychological and emotional well-being. थैंक यू वेरी मच. जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसका मेन डिफरेंस है NEP 2020. Thank you very much for listening me patiently. If you have any question, you can ask. Students, you are requested, please ask question. Any query you have, you can ask. कोई भी प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर सकता है. ये मंच दिया जा रहा है. बिपिन है, बिपिन, प्रवलीन. Good afternoon, ma'am. I am audible. Yes, good afternoon. You are audible. मैम ये क्वेश्चन तो नहीं है पर
हाँ, जैसे कि आपने कहा कि जो स्पेशल चैलेंजेस वाले बच्चे होते हैं, जिसमें हैंडीकैप वाले लोग होते हैं, तो वो नॉर्मल स्कूलों में क्या दिक्कत रहती है कि वहाँ पर स्पेशल जिनको नीड्स चाहिए होती है तो उनके लिए वैसे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो क्या हमारे सिस्टम को ये नहीं करना चाहिए कि जो नॉर्मल स्कूल होते हैं वहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए? और यहाँ जहाँ जैसे कि अब जो नॉर्मल बीएड होता है और स्पेशल बीएड होता है, तो वो स्पेशल बीएड भी सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटीज़ में ही अवेलेबल है। यस यस। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एनईपी में जितना मैंने एनईपी को वो किया है, एनालिसिस किया है, इसमें ऐसा कोई इन्होंने दे नहीं रखा है जो इन्हें देना चाहिए था, क्योंकि अभी ये टॉपिक है इसलिए मैं ऐसे ये मतलब आपसे शेयर कर रही हूँ। डेफिनेटली योर क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो स्पेशल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स का जो प्रोविज़न है, जब हम सिंपल बीएड करते हैं तो जो दैट इज बीएड, और जब स्पेशल एजुकेशन होता है तो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं इनके रिक्रूटमेंट के लिए आवश्यक होता है कि उनके पास बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होना जरूरी है। अब यहाँ पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो बच्चे, अब पहले तो ये था कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड थे उनके लिए कई बार मतलब इस तरह के जो मॉडल्स आते हैं, कई बार ये था कि उन बच्चों के लिए एक सेपरेट स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार यह है कि नहीं, उनको जो हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, जो नॉर्मल रनिंग स्कूल्स होते हैं, यहाँ पर ही उन बच्चों का इंक्लूजन होना चाहिए। तो एक तरह से अगर हम देखते हैं कि जो हमारे स्कूल हैं, यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी, जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, कुछ बच्चे लर्निंग जो डिसेबल्ड बच्चे हैं नॉर्मली वो नोटिस भी नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉर्मल बच्चों जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझने के लिए जो स्पेशल एजुकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कि वो कई बार आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, फिजिकली भी फिट होते हैं, सब ठीक होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम बच्चों के साथ नहीं होती है, लेकिन वो बच्चे जो आप सिखा रहे होते हैं बच्चे वो नहीं सीख पा रहे होते हैं। तो वहां पर बच्चों को एक तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। लर्निंग मीन्स वो कॉग्निटिव लर्निंग। कई बार ये भी होता है कि वो आपने देखा होगा कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो अदर फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनको कॉग्निटिव स्किल को सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चे उसको नहीं सीख पाते। नॉर्मली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहां पर उन बच्चों को क्या क्या फील होना पड़ता है? मैम, वो सोचते हैं, मतलब वो अपने आप को पिछड़ा हुआ या पीछे समझते हैं और लोगों से। एक्चुअली क्या होता है, वो बच्चे इग्नोर्ड हो जाते। यस मैम। जो हमारा सिस्टम है ना, या क्या होता है, नॉर्मली वो पनिशमेंट प्रोन हो जाते हैं, हर बात में बच्चे को पनिशमेंट मिलने लगता है। ठीक, अब हम इस बात को, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बात को जान ही नहीं पाते हैं कि बच्चों के साथ जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से बच्चा नहीं सीख पा रहा है। कई बार क्या होता है कि वो हमारी तरफ से उद्दंड बच्चों की श्रेणी में आ जाते हैं, और बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभाएं ऐसे ही क्या कर देता है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो खत्म कर देता है, क्योंकि बार बार उन बच्चों को इंसल्टेड फील होना पड़ता है। ठीक है, बार बार वो पनिशमेंट प्रोन हो जाते हैं, और वो बच्चे कई बार सीखना करना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, लेकिन बच्चे उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ और है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी की, कि वो कॉग्निटिव स्किल को जो आप सिखा रहे हैं, जो हमारा स्कूल सिस्टम सिखा रहा है, उसको वो बच्चे नहीं सीख पा रहे होते हैं। तो वहां पर क्या है कि इसीलिए जो स्पेशल एजुकेटर का जो प्रोग्राम है, स्पेशल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, जो या स्पेशल एजुकेशन को जो कि किस तरह से स्पेशल नीड वाले बच्चों को समझा जाए, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनकी साइकोलॉजी होती है, किस तरह से उन बच्चों के साथ किस तरह की पेडागोजी अपनाने की जरूरत है। ये बच्चे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ये हर क्लास में होते हैं, हर स्कूल में ये बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये कहती है कि जो हमारे जो टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं वहां पर जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी क्या दिया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन का जो व्यवस्था है उनके कैरिकुलम में इंक्लूड की जाएगी, और साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर का प्रोविजन भी होगा फॉर एवरी स्कूल। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोविजन अभी भी है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। अब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एक बीएड इन स्पेशल एजुकेशन चलता है।
हमारे वहाँ 3 बैचेस में पास आउट होकर चले गए हैं। लेकिन बात फिर यही आती है कि बच्चे फिर क्या होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई उनमें कहीं रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा होता है। और हम भी बच्चे को यही बात बताते हैं, स्वाभाविक है, गवर्नमेंट का तो प्रोविजन है ही, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, एवरी स्कूल शुड हैव अ स्पेशल एजुकेटर। हर स्कूल को एक स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट करना है, ताकि वो क्या करेगा, वो जो आपके जो नॉर्मल टीचर्स होंगे ना, जो स्कूल जो मैंने एक बिंदु आपको ये भी दिया था कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, जो सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, उनके साथ साथ वो क्या करेंगे, कोलैबोरेट करके काम करेंगे। यस मैम। जो स्पेशल एजुकेटर होंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो स्पेशल नीड वाले बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें स्पेशल एजुकेशन के ट्रेनिंग की और स्पेशल एजुकेशन की नॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जो हम इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा इन स्किल्स को हम सीख पाते हैं। थैंक यू मैम। और कोई स्टूडेंट्स, किसी के भी मन में आप क्वेरी है? हाँ प्रवीण, ठीक है। Yes. मैम, लाइक वी स्पोक अबाउट कि टीचर ट्रेनिंग होती है एंड एजुकेटर्स को अलग से इसके बारे में ट्रेन किया जाएगा, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा इफ़ेक्टिव हो। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि पीयर का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और वहाँ पर उनको डील करने के लिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसी अवेयरनेस या ऐसी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जो दूसरे बच्चों के साथ इंक्लूसिव होकर वो लोग पढ़ सकें या अच्छा कर सकें? डेफिनेटली यहाँ पर ये बात जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, हमारे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी में। आज भी आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है, जो बच्चे CWSN बच्चे होते हैं, वो एक तरह से क्या होता है, घर से ही वो बच्चों में एक तरह से प्रेशर जैसा बनने लग जाता है। कई बार उन बच्चों में बहुत सारे अन्य पोटेंशियल होते हैं, नॉर्मल जो बच्चों की पोटेंशियल है, अगर माना कहीं बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम भी है तो, लेकिन लोगों का मेन फोकस क्या हो जाता है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको फोकस करने लगते हैं, बच्चे के पोटेंशियल की ओर फोकस करने के बजाय बच्चे की समस्या को हम फोकस करने लगते हैं। एक तरह से बच्चे को डिमोरलाइज भी करने लगते हैं, क्योंकि उसको जब वो घर से ही उसके साथ क्या होने लगता है, डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। घर से वो पड़ोस में आता है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, पड़ोस से सोसाइटी में आता है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके बाद वो स्कूल में आता है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बच्चे में एक तरह से कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वो तो बच्चा है। अब लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, हर बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटी है। अब हो सकता है कि कुछ उसकी स्पेशल नीड हो सकता है उसकी विजुअल कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ उसकी हियरिंग प्रॉब्लम्स हो, कुछ उसकी लर्निंग प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, कुछ उसकी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये नहीं कि उसके बच्चे के अंदर कोई भी प्रतिभा नहीं होती है। बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा हर बच्चे के अंदर होती है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है उसकी अवेयरनेस न होने के बजाय, कई बार सोसाइटी में क्या होता है, इसको एक अभिशाप मान लिया जाता है। इवन पेरेंट्स भी इसको एक अभिशाप मान लेते हैं। उन्हें भी लगता है कि भैया वो तो मतलब एक अभिशप्त है, अभिशप्त जीवन जी रहे हैं। वो कई बार इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता ये होती है कि जब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कुछ इस तरह के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स बनाएं, हम इस तरह के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करें। और इस तरह के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स आजकल हमारे बहुत सारे चल भी रहे हैं कि जो हम सोसाइटी को एक तरह सेंसिटाइज करते हैं, टीचर्स को सेंसिटाइज करते हैं, पेरेंट्स को सेंसिटाइज करते हैं कि किसी भी चिल्ड्रन की स्पेशल नीड के लिए उसको इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है और खुद भी इंसल्टेड फील करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपने क्या करना है, जिसके साथ आपने लाइफ लॉन्ग चलना है। ये मेरी बात अगर शायद आपको समझ में आए तो जो डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इसका ये ऐसा नहीं कोई जुकाम है, बुखार है, आपने कोई दवा खा ली उसके बाद वो ठीक हो गया। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रॉब्लम है। आपको उसके साथ तारतम्य बनाना सीखना है। अगर आप उस डिसेबिलिटी के साथ तारतम्य बनाना सीख लेते हैं तो आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व इस तरह से हुए हैं कि जिनके साथ कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, एक तारतम्य बनाया और अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करके वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा चैलेंजेस सभी के साथ होते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब पेरेंट्स का थोड़ा सपोर्टिंग एनवायरनमेंट जब बच्चे को घर में मिलता है, स्कूल में थोड़ा सपोर्ट मिलता है, तो बच्चा अच्छे से फ्लोरिश कर पाता है। क्योंकि डिसेबिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि वो जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रॉब्लम है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना।
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना। अगर माना बाई चांस कहीं पर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है तो उसको इश्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसके साथ साथ तारतम्य बना के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को फोकस करना है। ये बात हम टीचर्स को भी ध्यान में रखना है, पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना है, सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है कि डिसेबिलिटी तो एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रॉब्लम है। उसके साथ महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आप किस तरह से तारतम्य बनाते हैं और किस तरह से अपनी प्रतिभा को आप विकसित करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कोई स्टूडेंट? हेमलता मैम, आप कुछ कहना चाहती है? बोलूं मैं थोड़ा सा? यस, यू आर वेलकम। डॉक्टर कल्पना लखेरा ने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से हर एस्पेक्ट को कवर किया और स्पेशली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के डिफरेंट एस्पेक्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनको भी लिया। फिर इन्होंने ग्रोथ जो एनरोलमेंट बढ़ाने की बात कही, बहुत अच्छी है वो भी। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि अभी कुछ सालों से डिस्टेंस लर्निंग को कम कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। बहुत से राज्य ऐसे हैं और उसके पीछे एक ही बात बताई थी कि क्वालिटी में गिरावट आ रही है, इसलिए इनको बंद करें। और इसमें ये कहा गया इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सुधार भी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें भी कहा गया है कि क्वालिटी में गुणात्मकता बढ़ाने के लिए डिस्टेंस लर्निंग सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। तो एक तरफ तो विभिन्न सर्वे रिपोर्ट्स के द्वारा ये पता लगा है कि इससे क्वालिटी गिर रही है। अगर ज़्यादा सेंटर्स बनाने के लिए यदि हमने फ्री कर दिया तो क्या इनकी क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे? मेरे मन में आज भी प्रश्न है, क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटर्स थे हमारे राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया क्योंकि वो सेंटर्स मैं तो क्या कहूँगी एक शॉप्स की तरह हो गए थे। यस मैम, है ना? यस मैम। क्या गुणात्मकता इससे आ सकती है? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। भले न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है तो भी उसकी एक बहुत बड़ी आलोचना है ये। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं मैडम? सबके विचार वेरी इंटरेस्टिंग, योर क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग मैम। जैसे आपने बताया, जैसे आपका क्वेश्चन था कि जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के जो स्टडी सेंटर्स थे वो एक तरह से दुकान के फॉर्म में चल रहे थे, है ना मैम? मीन्स वो कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, कोई फैकल्टी का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं करते, जो मतलब क्वालिटी उन्हें कहीं कंसर्न नहीं। अगर इस बात को एक तरह से हम देखें तो TEI की हम बात करें, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी अगर हम देखें तो एक तरह से मुझे लगता है मशरूम के तौर पर जिस तरह से इनका एक नंबर बढ़ा है बहुत ज़्यादा, है ना? BEd के जो कॉलेजेस हमने खोले हैं तो कई बार क्या है उनमें भी क्या कोई क्वालिटी नहीं है। अब लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि उन्हें रिकॉग्निशन देता कौन है? कौन उसको बिना रिकॉग्निशन का कोई भी सेंटर नहीं चलता, चाहे वो स्टडी सेंटर हो, चाहे वो TEI हो, चाहे वो BEd कॉलेज हो। तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? जो हायर अथॉरिटीज होती हैं। वो हायर अथॉरिटीज किसके लिए कॉम्प्रोमाइज करती हैं? अपने निजी स्वार्थों के लिए। निजी स्वार्थ क्या होते हैं भाई? उनके जो पैकेजेस हैं, जो उनको लिफाफे मिलते हैं। भाई यहाँ पर क्या है कि भाई जो अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी का कोई भी सेंटर नहीं चलता, ठीक है? अब बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि अब वो जो उनको अथॉरिटी देने वाले हैं, उनको जो सैंक्शन देने वाले हैं, जो हमारे हायर ऑफिसर्स होते हैं या हायर ऑफिशियल्स होते हैं, बिना अथॉरिटी का कोई भी सेंटर नहीं चलता। ये तो हमें लगता है ना कि भाई कोई भी सेंटर ऐसे चल रहा है, बिना अथॉरिटी का कोई भी सेंटर नहीं चलता। तो देखिए, ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण थी कि देखिए आपने फील्ड में महसूस किया कि सच में हमारे जो स्टडी सेंटर्स थे वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते थे। तो यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण यह है कि जो हमारे इस बीच में काफ़ी रिसर्च स्टडीज हुई हैं, उन्होंने भी फाइंड आउट किया कि जो हमारे इस तरह की जो TEI की मैं बात करूँ या हमारे स्टडी सेंटर्स की बात करूँ तो वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते थे। तो स्वाभाविक है जब वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो उनका जो क्वालिटी का लेवल भी है वो अप टू मार्क नहीं होता है।
क्योंकि वो अप टू मार्क क्वालिटी का स्टैंडर्ड हो भी नहीं सकता है जब तक कि वो सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। तो इसके लिए चेकआउट करने की ये कोशिश की गई है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि जो इस तरह के TEIs हैं ये एक तरह से बंद कर दिए जाएंगे, और जो हमारे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की अगर हम बात करते हैं कि जो स्टडी सेंटर्स हैं, तो स्टडी सेंटर्स के लिए भी जो नई गाइडलाइंस आ गई है उसके लिए क्या है कि एक स्टडी सेंटर होने के लिए हमारा स्टडी सेंटर वही हो सकता है कि जो पर्टिकुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, उसी को ही स्टडी सेंटर बनाया जा सकता है ओपन एंड डिस्टेंस मोड पर। एक जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन किया था, एक बात मैंने यह भी रखी थी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा तो दिया जाएगा, लेकिन एक्रीडेशन के मामले में उनको सारी चीजों को फुलफिल करना पड़ेगा। जब तक वो एक्रीडेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तो वो एजुकेशन को कहना चाहिए कि उसको ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाएगी, उस सेंटर को ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाएगी। और जब उस सेंटर को या उस इंस्टीट्यूट को ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाएगी तो स्वाभाविक है कि वो काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो इसमें इसकी भी कोशिश की गई है कि जो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत कहने से फैली हुई हैं, इनको भी एक तरह से चेकआउट करने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि इनको चेकआउट करने में शायद हम लोग या आप लोग, जो भी हम लोग एक एजुकेशन फैटर्निटी के लोग हैं, अगर जब हमारी सोच ये रहेगी कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में डेफिनेटली क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हो, तो मुझे लगता है कि इन प्रोविजंस को भाई प्रोविजंस तो डेफिनेटली हर नीति के अच्छे होते हैं, बात आती है क्रियान्वयन की, और यही क्रियान्वयन की बात यहाँ पर भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के हम साक्षी हैं और इसके क्रियान्वयन के हम एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं। अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो मुझे लगता है कि जो हमारे इसके प्रोविजंस हैं इसको हम बेहतरी के साथ क्रियान्वित कर पाएंगे, और बेहतरी के साथ अगर क्रियान्वित कर पाएंगे तो स्वाभाविक है हम आसातीत अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी हम प्राप्त कर पाएंगे। करेक्ट, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है हमारे बीच। हमारे रिसोर्स पर्सन और प्रतिभागी का इंटरेक्शन पहले दिन से ही बना हुआ है, एक लर्निंग एस्पेक्ट को और अधिक मजबूती प्रदान कर रहा है। और मैं अब कोई अगर किसी के पास भी कोई अगर क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, तो अभी मैं आपको समय देती हूँ, अदरवाइज आई मूव फॉरवर्ड। थैंक यू डॉक्टर कल्पना मैम। Kalpana Thank you very much, ma'am, for providing me this opportunity to interact with all of you. थैंक यू मैम। हम खुद आपसे मीन्स इंटरेक्ट होकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, आई फील वेरी हैप्पी। तो इसलिए थैंक्स दे रहे हैं, हम तो इसलिए थैंक्स कर रहे हैं कि आपने समय दिया, क्योंकि आप आजकल ऑफलाइन मोड में हम सब आ चुके हैं और काफी हमारे कॉलेज में हमारे एंगेजमेंट है। प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें देखिए इतने डिफरेंट डिग्निटरीज के साथ, स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्ट करने का एक मौका मिलता है। तो मुझे लगता है यही हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमें थोड़ा एक हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करवाती है और हमारी लर्निंग को भी इन्हांस करती है। हमें भी तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना मैम लर्निंग की। दिस इज डेफिनेटली अ वेरी बढ़ता है, अपना भी सीखते सिखाने की प्रक्रिया है। हम सीखते तो सभी से है ना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो लर्नर है और जो लर्नेड मैन है, हम दोनों से सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया। और आपने एक बात यहाँ पर की थी कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मीन्स देखिए मैडम हमारी गुजरात मैम दैट इज अ नीड ऑफ दिस टाइम आल्सो, और वो समय की आवश्यकता भी है मैम। उस आवश्यकता को हमने अडॉप्ट किया है ना, उस आवश्यकता मैम उसको करना हमारे लिए एक तरह से आवश्यक भी है। जब कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोगों ने कब अडॉप्ट किया इन सारी चीजों को, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। अदरवाइज आप देखेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि 70 के दशकों से बात शुरू हो गई थी, लेकिन जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहा तब हम इस रास्ते की ओर बढ़े। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो चुनौती है ये हमें एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बना रही है हमें, और मुझे लगता है कि हम इस फील्ड में शायद कुछ अच्छा काम कर पाएंगे और अपनी एजुकेशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन, इफेक्टिव और एफिशिएंट बना पाएंगे। मैम थैंक यू वेरी मच। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हमारे बीच में गुजरात से मैडम जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर हेमलता तलसेरा मैम, जो कि RCAM की राजस्थान काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट की वो हैं चेयरपर्सन है, और नवी मुंबई से डॉक्टर प्रतिभा जुड़ी हुई हैं,
और ऐसे ही देवेंद्र मैम जुड़ी हुई हैं उदयपुर से। तो बहुत से लोग Yes. जुड़े हुए हैं जो पहले दिन से हमारे साथ निरंतर जुड़े हैं और हमारे मीन्स हमको मोटिवेट कर रहे हैं, हमें फीडबैक दे रहे हैं और रिसोर्स पर्सन से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमें लग रहा है और पार्टिसिपेंट भी इसमें अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। बीएड स्टूडेंट्स के लिए ही हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि हमने देखा कि सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमारे दिल से जुड़े हुए टॉपिक है। मीन्स हम अगर ये नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमें इनर स्ट्रेंथ दे रहे हैं ये टॉपिक्स। और जैसा कि आपने कहा इससे पहले कि बोर्ड ऑफ थैंक्स की तरफ मैं आगे बढ़ूँ, 2 शब्द मैं भी कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि अभी मैम ने भी क्वेश्चन किया था कि क्यों ऐसा हो रहा है, जिस बात पर भी हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर हो पा रहा है, क्या ऐसे कारण है। तो मैं तो एक ही इसका आंसर समझती हूँ और जानती हूँ, वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी जब तक हम अपनी सुनिश्चित नहीं करेंगे, जब तक हमारी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, जब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित नहीं होगी, तो ये मीन्स आपकी स्वयं की इनर स्ट्रेंथ है। आपने कहा कि ऑफिसर्स ये काम करते हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के मीन्स पोजीशन में है वो, तो ये क्या है, ये इसलिए क्योंकि इनर स्ट्रेंथ उनकी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो ये यहाँ पर उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा और उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और हम कहते हैं कि क्या है, हमें हम अपने ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं कि देश का सच्चा सुसंस्कृत नागरिक बनाना हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है सबसे पहले। या हम कहते हैं देश प्रेम की भावना होना, देश के विकास में अपना सहयोग देना। तो विकास में तो तभी सहयोग होगा जब हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएंगे, जब हम ये समझ पाएंगे कि हाँ हमने देश के विकास में अपने कहने को तो क्या दिया, हम सहयोग दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा इनिशिएटिव अगर हम लेते हैं तो हम एक मीन्स जो हमारा फ्यूचर जो हमें दिखाई दे रहा है अपने देश का, अपने मीन्स इस एजुकेशन फील्ड की हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब हम इस राह पर आगे बढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति, अवेयरनेस की आपने बात की, सेंसिटाइजेशन की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं अगर हम अवेयर हो जाएं कि हाँ हम एक जागरूक नागरिक हैं और जागरूक नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं हम सभी जानते हैं, तो उस ओर आगे बढ़ना है, यही एक प्राथमिकता हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो ये इश्यूज़ हमारे ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे, जो इश्यूज़ लेकर के हम आज से 20 साल पहले भी डिस्कस कर रहे थे और आज भी डिस्कस कर रहे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे बीच आ चुकी है, अभी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, लेकिन फेस कहते हैं ना, कोई अगर सिचुएशन हमारे पास है तो सिचुएशन के भी सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस भी साथ साथ होते हैं उसके। तो सॉल्यूशंस को हमने ढूंढना है, उसको फाइंड आउट करना है, उसमें काम करना है, उसमें वर्क करना है, उसमें अपनी मीन्स अपने इस नॉलेज को, जो ज्ञान को हम कह रहे हैं हम इतने ज्ञानवान हो गए हैं, या हम मीन्स एजुकेशनिस्ट की उपाधि अपने आप को दे रहे हैं, तो ये तभी होगा जब हम उसको एप्लीकेबल सही ढंग से कर पाएंगे। तो वो ज्ञान तो फिर निरर्थक हो जाएगा जिसको हम अप्लाई के फॉर्म में सही ढंग से नहीं ला पाए। उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है, मेरा तो ये मानना है। बस उसको आप अपना 100% नहीं दे पा रहे तो 80% आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए, तो ऐसा है सफलता अवश्य मिलती है किसी को। अगर हम किसी भी मीन्स एस्पेक्ट को हम अगर डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं तो सफलता सुनिश्चित होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आगे के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रियंका साहू इज देयर, आई इनवाइट हर टू जस्ट एक्सटेंड वोट ऑफ थैंक्स टू मैम for her presentation. Thank you once again, ma'am. Now, thank you, Kalpana ma'am, for providing such an informative lecture on inclusive education. And जैसे कि आपने फोकस किया सारे ही एस्पेक्ट्स इस पे, आपने एजुकेशन को एक टूल की तरह जब बताया कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए टूल है, और वाकई में हमें जब तक हम अपने डिसेबल बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि दे आर ऑल्सो वैल्यूबल फॉर अस, तब तक हमें नहीं लगता कि हमारा समाज उतनी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर पाएगा। और आपने अपने लेक्चर के थ्रू गवर्नमेंट के जो स्टेप्स, व्हाट गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स, उनके ऊपर जो फोकस दिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं तो वो कहीं आगे चल के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का एक पार्ट बनते हैं, या पॉलिसी मेकर्स इन्हीं में से कई लोग होंगे, तो वो शायद आपकी बात को वहाँ तक करके उसको इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। जैसे कि जेंडर बैलेंस की बात आपने करी, गवर्नमेंट फंड जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने ये भी बताया कि स्पेशल एजुकेशन ये भी नीड ऑफ एन आवर, इसकी बात पे आपने करी, और सारा चीज़
जैसे आपने बताया कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है, जो हम नहीं पहचान पाते हैं अपने बच्चों को, अगर हम अपने मेन बीएड के कोर्स में भी इनको प्रोवाइड करें अगर ये इंफॉर्मेशन, ताकि हमारे जो टीचर एजुकेटर्स हैं फर्दर वो जान पाएँ कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है इन बच्चों में, जो हम वहाँ पर जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत यूज़फुल होगा हमारी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और आपने ये भी फोकस किया था कि नॉट ओनली हायर एजुकेशन बट हम स्कूल एजुकेशन में भी इंक्लूसिव एजुकेशन को फोकस करें, तभी जाके हम इसको वेल डेवलप कर पाएंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, जो सस्टेनेबल रिफॉर्म की बात आपने जो करी, वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपने जो प्रोवाइड करी और मोटिवेटिव भी थी, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर सकें, ताकि बच्चे फोकस कर सके अपनी क्लास, जो नॉर्मल क्लासरूम है उसमें कम से कम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर ज़्यादा प्रोसेस नहीं भी कर पाते हैं, एटलीस्ट आइडेंटिफाई भी अगर वो कर पाएँ तो स्पेशल एजुकेटर्स की हेल्प से फिर वो फर्दर उसमें उनको हेल्प कर पाएंगे ऐसे बच्चों को। तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। थैंक यू प्रियंका। अब मैं अपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट प्रदीप कुमार हैं यहाँ पर। प्रदीप? यस मैम। हाँ, प्लीज वोट ऑफ थैंक्स दें आप हमारी आज की रिसोर्स पर्सन को। थैंक यू मैम। इसी बहाने आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है आपको। चलिए। यस मैम। सर्वप्रथम मैं अपने जनों को सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज की बीएड विभाग और स्वयं पोषित बीएड विभाग एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी के द्वारा 10 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, उसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है हम भावी शिक्षकों के लिए, कि हमें यहाँ से कुछ न कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और अपनी जो क्षमताएं हैं उनको और अधिक विकसित करने का हमें अवसर मिलेगा इन व्याख्यानों के द्वारा। जैसा कि डॉक्टर कल्पना लखेड़ा मैम के द्वारा समावेशी शिक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण बातें रखी गई, जिसमें स्कूलों में छात्रों के नामांकन में जो लगातार गिरावट आ रही है, विश्वविद्यालयी शिक्षा का स्तर किस तरह से हम अच्छा बना सकें कि हम अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकें, और हर बच्चे की क्षमताओं का सम्मान करते हुए हम बच्चों में तुलनात्मक नजरिए से ना देखते हुए उनकी जरूरतों को पहचानें और उनकी क्षमताओं का सम्मान करें, ताकि हर एक बच्चा अपने राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। और मैम ने जैसा बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम को लचीलापन बनाया गया है, जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जानी है। इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी श्रेणियों के जो डिसएडवांटेज क्षेत्र हैं उनको लेकर के मैम ने बहुत अच्छी बातें रखी। मुझे लगता है ये कहीं नहीं हमारे भारतीय प्राचीन समाज से जो चली आ रही व्यवस्था उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यानी मील का पत्थर ये साबित हो सकता है। सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं, इसमें वित्त के प्रावधान हो या फिर नियमों को, यदि सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करने की जो भी चीजें रही हों, उसमें जैसा कि मैम के द्वारा बताया गया कि हमें अपने कर्तव्य निष्ठता को हम सही तरह से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, हम अपने जवाबदेही को सुनिश्चित यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम सरकार के द्वारा जो भी नीतियां यहाँ पर लागू की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनको जमीनी स्तर पर नहीं उतार पाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो मजबूत की तरफ नहीं हो पाती है। शिक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी मैम ने बहुत अच्छी बातें कही कि हम किस तरह से इस आधुनिक समाज में तकनीकी के इस दौर में अपनी शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। हम देखते हैं कि इंटरनेट पर भी बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन इतना ज्यादा उन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सारे विश्वविद्यालय संस्थान अपनी तरफ से इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। यकीन है कि आगे भी बाइलिंगुअल जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जो है वो हमें आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। और लैंगिकता को लेकर के भी मैंने बहुत अच्छी बातें कही। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन को लेकर के बहुत अच्छी बातें रखी, और लगता है कि आज के वर्तमान समय में हर युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर विवेकानंद जी रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आखिरी में, इतने व्यस्तता भरे समय में मैम के द्वारा, कल्पना मैम के द्वारा हमारे सामने इतनी अच्छी बातें साझा की गई, तो मैम का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ पूरे बीएड विभाग की तरफ से, महाविद्यालय के परिवार की ओर से बहुत बहुत
आभार मैम, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रदीप, आपके इस वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू मैम। जो आपने मैडम के लिए कहे, इन शब्दों के लिए हम सभी आपके आभारी हैं। अब पुनः इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। 2 लेक्चर और हमारे बचे हुए हैं, 2 लेक्चर शेष हैं, इस पर हम आगे कार्यक्रम रखते हैं। और डॉक्टर प्रतिभा मैम का भी हार्दिक धन्यवाद, प्रोफेसर हेमलता तलसेरा, देवेंद्र मैम भी आज पूरी जुड़ी हुई हैं, उनका भी धन्यवाद, और पूरी टीम का धन्यवाद। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं सबका धन्यवाद। स्पेशली टेक्निकल टीम में हमारे विपिन मिल्कानी हैं और हर्षित कुमार हैं और एक हमारे प्रदीप कुमार, ये सब, इन सभी का भी हार्दिक धन्यवाद। क्योंकि इस तरह के जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो बिना टेक्निकल सहायता के संभव नहीं है। तो टेक्निकल कमेटी का भी अगेन वोट ऑफ थैंक्स। आप सभी का भी नमस्कार, सभी को Thank you नमस्कार। very much to all of you. थैंक यू। थैंक यू मैम। Sessions are nicely Thank you, ma'am. running. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Very- Thank very- you. Yeah. Thank you, ma'am.